देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी। एमएससी में जो बुक चलती है अपनी मैकेनिक्स की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों। मैकेनिक्स की जो बुक पढ़ रहे थे, इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट आपके लिए पढ़ा दिया दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपके लिए परिचय दिया था दोस्तों। मोमेंटम इनर्शिया अपने पढ़ा था दोस्तों। जड़त्व आघूर्ण इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर मैंने मोमेंटम इनर्शिया जो होता है दोस्तों, इसके बहुत सारे सूत्र आपके लिए वहां पर बताए हैं मैंने। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता दोस्तों, इसके कितने प्रकार के सूत्र होते हैं, 3D में किस प्रकार के सूत्र होते हैं, 2D में किस प्रकार के सूत्र होते हैं, प्रोडक्टर इनर्शिया क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्टर इनर्शिया के सूत्र क्या होते हैं दोस्तों, किस प्रकार से सवाल आएगा उसमें किस प्रकार से सूत्र लगाएंगे। थोड़ा बहुत मैंने परिचय आपके लिए इस यूनिट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। यूनिट फर्स्ट है, टॉपिक का नाम है मोमेंटम इनर्शिया या प्रोडक्टर इनर्शिया। ठीक है, और अपन मैकेनिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा परिचय फर्स्ट पार्ट में दिया है। आपको लगा होगा दोस्तों, यदि आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको इतना तो महसूस हो गया होगा, इतना तो विश्वास हो गया दोस्तों कि ये चीजें हमने पढ़ी है। या तो आपके लिए मैंने बताया था, याद भी करवाया था। यदि किसी स्टूडेंट को याद हो तो सेकेंड ईयर में पढ़ा था जड़त्व आघूर्ण, और आपने फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा जड़त्व आघूर्ण, लेकिन मैं वहां पर तो एक आध डेरिवेशन की होगी। मैं तुम्हें जितना कुछ अपन इसके बारे में तो एक बुक पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण के मैकेनिक्स की, है ना, तो इसके अंदर बहुत सारा पढ़ते हैं अपने मैथ्स के अंदर। तो बीएससी के अंदर एक बुक पढ़ी होगी आपने सेकंड ईयर के अंदर। मैं इतनी आपसे पक्का इतना वादा कर सकता हूं कि आपने सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ी है। और वो बुक जो आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर होता था, समांतर ऐसे कुछ बुक थी, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, शायद समांतर ऐसी कुछ बुक थी जिसमें समतलीय इस प्रकार से याद करते थे अपन। तो वहां पर आपने जड़त्व आघूर्ण आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। लेकिन मैं दोस्तों मान लेता हूं कि आपको कुछ भी पता नहीं है। इसी प्रकार मैंने मान करके है फर्स्ट जो वीडियो बनाई है उसमें पूरा बेस बताया है। ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि आपको कुछ न कुछ पता है। मैंने मेरे हिसाब से जो बारीक से बारीक चीज थी, जो छोटी से छोटी चीज है दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपके लिए बताई है। बहुत सारे सूत्र बताए, मोमेंटम इनर्शिया बताया था, प्रोडक्टर इनर्शिया बताया था, 3D में बता दिया, 2D और 3D के जितने भी सूत्र थे वो बता दिए। घनत्व क्या होता है, मास क्या होता है, द्रव्यमान, है ना, और जो अपने पास पार्टिकल जो होता है उसका द्रव्यमान कैसे याद करते हैं, मास कैसे याद करते हैं, द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। इस प्रकार से मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए बताई। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके अच्छे से पूरी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आप इस पार्ट से जुड़े हैं तो पहले देख लीजिए इस पार्ट में अपन क्या पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप फर्स्ट पार्ट एक बार देख लेना। ठीक है, मैकेनिक्स की जो बुक चलती है अपनी एमएससी में, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके आज के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अपने जो पढ़ना है उसके ऊपर। तो अपन पढ़ रहे थे मैकेनिक्स की बुक। यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मैकेनिक्स बुक पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, और यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं, तो यूनिट पढ़ रहे हैं अपन फर्स्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया। इसके अंदर टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, तो मोमेंटम। मैंने बोला भी था दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखूंगा इनर, लेकिन मैंने अभी तो नहीं लिखा। ठीक है, आपके लिए बता रहा हूं। आपने फर्स्ट पार्ट जो मोमेंटम इनर्शिया पढ़ा था, और पढ़ा था प्रोडक्टर इनर्शिया। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं अपने वहां पर फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है। 3D के लिए भी पढ़ी है, 2D के लिए पढ़ी है। मैंने वहां पर रो जो घनत्व होता है दोस्तों, इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना, द्रव्यमान भी मैंने वहां पर बताया था आपके लिए। द्रव्यमान को व्यक्त किससे करते हैं, एम से। मास कहते हैं इंग्लिश में। ये बहुत सारी चीजें बताई थी। घनत्व जो होता है दोस्तों, घनत्व का सूत्र क्या होता है, किसी बच्चे को पता नहीं तो नोट कर लेना दोस्तों। घनत्व जो होता है अपने पास इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, अभी काम भी आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ओ भाई साहब, ये क्या लिख दिया आपने, हम तो उधर नहीं दिख रहा है आपको, इधर बताता हूं मैं। आपने क्या लिखा, रो। मैंने उधर इंग्लिश में लिख लिया डेंसिटी, मतलब घनत्व होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, द्रव्यमान। नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान बोलते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसका सूत्र होता है घनत्व का, इसे बोलते हैं घनत्व। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, रो से, मतलब घनत्व। ठीक है, रो लू इसका मतलब क्या होता है, तो आयतन। मतलब अपन ये समझ गए कि मैं जो आपके लिए जब बोलूंगा कि घनत्व याद कीजिए, तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाओगे द्रव्यमान अपॉन आयतन।
ये सूत्र लगा देंगे दोस्तों। इससे अपन क्या निकालेंगे, इसका घनत्व निकालेंगे। जिस भी चीज का घनत्व अपन को याद करना होगा। मैंने बहुत सारे सूत्र वहां पर बताए आपके लिए, जिक्र भी किया था बहुत सारी बातों का। ठीक है दोस्तों, तो आपने फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब आज जो बताऊंगा मैं दोस्तों, एक ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे अपन, यूं ही समझ लीजिए आप तो। और ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया दोस्तों, एमएससी का जो पेपर होता है उसमें पूछ लिया जाता है कई बार। और ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आपके लिए, आपसे मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में भी कि आपने 11th में 11वीं जो प्रश्नावली थी परिसीमा प्रतिबंध वाली, वो प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी दोस्तों, जिसमें आपने दीर्घवृत्त पढ़ते थे, अति परवलय तो नहीं पढ़ते थे। अति परवलय तो अपन शायद माफ कीजिएगा, शायद नहीं, पक्का 11th में पढ़ते थे, लेकिन 12th में अपने दीर्घवृत्त पढ़े होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे वर्त बताए होंगे। इस प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल याद करते हैं तो y² 4x, इस प्रकार से ax कुछ भी ले लेते हैं और इधर बनाते हैं तो अपन लेते हैं x² का परवलय बनता है ना। इस प्रकार से अपने बहुत सारे परवलय बनाए थे। 12th की बात कर रहा हूँ और बीएससी सेकेंड ईयर में भी अपने ये चीजें पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, इतने सारे जिगर मैंने बातें हैं, ये सब कुछ इसलिए बताई कि आप यदि आप डायरेक्ट इसी पार्ट को देख रहे हैं तो आपको इतना अंदाजा हो जाए कि हाँ हमने ये चीजें पहले पढ़ी है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज जो बताऊंगा मैंने सब कुछ डाल दिया दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, मोमेंटम इनर्शिया पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट इनर्शिया पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने पूरा बता दिया आपके लिए, अभी जिक्र कर दिया घनत्व द्रव्यमान का। ठीक है, बहुत सारी चीजों का मैंने जिक्र फिर कर दिया आपके लिए। अब आज जो पढ़ेंगे अपन, आज पढ़ेंगे इलिप्टिक। ठीक है, इलिप्टिक और डिक्स की मैं बात करूंगा। इसे इंग्लिश में तो इलिप्टिक डिक्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से सही नहीं निकल रहा हो शब्द मेरे मुंह से, तो आप लिख सकते हैं इलिप्टिक। ठीक है, इलिप्टिक, और इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दीर्घवृत्त। ठीक है, मुंह से सही जवाब नहीं निकल रहा दोस्तों, बोलने में सही नहीं आ रहा, आप नोट कर सकते हैं ELLIPTIC, इलिप्टिक। ठीक है दोस्तों, दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त जो होता है, फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा डिक्स का मतलब होता है दोस्तों चकती। डिक्स का मतलब क्या होता है, चकती। मतलब वो इसका क्षेत्रफल अपन को क्या करना है दोस्तों, याद करना है। किसका, इलिप्टिक डिक्स का क्षेत्रफल अपन को याद करना है। इलिप्टिक को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है, अब दीर्घवृत्त को तो आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं मेरे दोस्त। दीर्घवृत्त इसी तो प्रकार बनता है, इसी प्रकार बनता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछ लिया गया, फिर मैं बोल रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को जो अपन हल करेंगे, हल करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, मैं प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। तो वहां पर इस सूत्र का नहीं, माफ कीजिएगा, ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन हर सूत्र में अपने काम आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसे अच्छे से देख लेना दोस्तों, और इसको 1-2 बार देख भी लेना, एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लेता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इलिप्टिक्स जो डिक्स होती है, हम ये समझ गए कि इसको दीर्घवृत्त कहते हैं हिंदी में, और दीर्घवृत्त का डायग्राम हमारे दिमाग में आ गया कि दीर्घवृत्त का डायग्राम इस प्रकार से बनता है। अब हम इसको ये कहते हैं, तो हम जानते हैं दोस्तों, डबल एल आएगा, इलिप्स। ठीक है, अब इलिप्स क्या होता है, तो ये भी दीर्घवृत्त ही होता है दोस्तों। ये भी क्या होता है, अपने पास दीर्घवृत्त होता है। इलिप्स को क्या कहते हैं, अपन दीर्घवृत्त कहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, यदि आप चाहो तो क्वेश्चन बना सकते हो। फाइंड द आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो बना सकते हो, टोटल, है ना। आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो बना सकते हो, टोटल एरिया इलिप्स, है ना, इलिप्स x² अपॉन a² प्लस का y² अपॉन b² बराबर में a। अरे भैया, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि कोई भी आपके लिए क्या दिया है दोस्तों, दीर्घवृत्त दिया है। इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त होता है, इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त दिया है। इसका क्या करना है, संपूर्ण एरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, है ना। टोटल का मतलब क्या होता है, कुल। ठीक है, और फाइंड द टोटल एरिया इलिप्स, और अपने पास दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल याद करना है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, और या फिर क्वेश्चन वो बना कर देगा एग्जाम में 100%, वो क्या करेगा, क्वेश्चन बना के देगा, फाइंड द टोटल एरिया इलिप्स, और ये दीर्घवृत्त की समीकरण दे देगा। तो आप उनको कैसे इसका क्षेत्रफल याद करेंगे, किस प्रकार से नहीं करेंगे, वही मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन दे सकता है वो बना करके। तो अपन किस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने बोल दिया, फिर बोल रहा हूँ, एक बार फिर जिक्र कर रहा हूँ उसी चीज का कि फाइंड द टोटल, आप लिख सकते हो फाइंड द टोटल
एरिया और इलिप्स लिख सकते हो और उसके बाद में समीकरण दे देगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो आप चाहो तो डेट, नाउ, ठीक है, आप लिख सकते हो। और फिर लिख सकते हो नीचे, नीचे क्या लिखोगे तो नीचे लिख सकते हो इलिप्स, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, दीर्घवृत्त के लिए अपन सूत्र होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। ये सूत्र नहीं होता क्या? आप बोलोगे जी हाँ यही तो होता है, मैंने गलत तो नहीं लिखा दोस्तों? आप बोलोगे जी हाँ सही लिखा। अब देखिए दोस्तों, ये सूत्र होता है तो अपने 12th में पढ़ा है मेरे भाई। ये कौन सी अक्ष होती है? एक्स अक्ष होती है। ये कौन सी अक्ष होती है? ये वाई अक्ष होती है। क्या गलत बोला? सही बोला ना। यहाँ पर कोई बिंदु होता है तो अपन मान लेते हैं 0। यहाँ पर कौन सा बिंदु है अपने पास? ये बिंदु 0 बिंदु है। अब अपन दीर्घवृत्त जो बनाते हैं किस प्रकार से बनाते हैं? मेरे से थोड़ा ढंग से ना बने तो नाराज बिल्कुल नहीं होना है, आपकी बुक में आप अच्छे से बना लेना। और मैं थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ कि बन गया, ठीक है बन गया, अपन मान लेते हैं कि बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बिंदु होंगे, उसने बिंदु तो नहीं दिया ना मेरे लिए, तो मैं बिंदु निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं? x बराबर 0 रख लो, ये पूरा मान 0 हो जाएगा, y इधर चला जाएगा, ये b स्क्वायर, ये पूरा मान 0, तो क्या बचा? y स्क्वायर b स्क्वायर बच जाएगा, बराबर में एक, इसको उधर ले जाओ तो y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ जाएगा। और मेरे भाई इसका वर्ग कर दो तो y बराबर क्या आ गया? b आ गया। ऐसे ही y का मान 0 रख दो तो x का मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्या पॉजिटिव नहीं आएगा? आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं इन दोनों इसके बिंदु निकाल सकता हूँ। क्या? x बराबर 0 रख दूंगा, y बराबर 0 रख दूंगा, दोनों के बिंदु आ जाएंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। तो यहाँ पर इसके जो बिंदु होंगे वो 0, a होंगे। क्या मैंने गलत लिखा? नहीं, इधर समझ लीजिए, नहीं आया तो देखो दोस्तों, ये x अक्ष, ये y अक्ष, इधर संख्या पॉजिटिव में चलती है, 1 2 3 इस प्रकार से पॉजिटिव में लिखते हैं। इधर चलते हैं और इधर चलते हैं, अब इधर देख लेते हैं, ठीक है, इधर भी चलेंगे थोड़ी देर बाद में। तो इधर -1 -2 -3 इस प्रकार से चलता है। इधर पॉजिटिव चलती है, इधर नेगेटिव चलती है, इधर 1 2 3 इस प्रकार से पॉजिटिव चलती है y एक्स पर। इधर नीचे चलते हैं y एक्स पर तो नेगेटिव चलती है, -1 -2 -3। तो मैंने वही तो लिखा, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव -1, इधर चलेंगे, और माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने y की जगह पर a, 0 आएगा। a, क्या आएगा? 0। माफ कीजिएगा उस गलती के लिए, ठीक है। इधर चलेंगे तो क्या आएगा? इधर -a, 0 आ जाएगा मेरे दोस्त, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसमें किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना मेरे भाई। अब क्या करेंगे? अब अपने एक काम कर लेते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। पहले y बराबर 0 रखा तो ये मान आ गया। अब x बराबर 0 रख लो, x बराबर 0 रख लो, x बराबर इस समीकरण में 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर b आ जाएगा। मतलब इस बिंदु पर कौन सा बिंदु होगा? तो 0, b। और b क्यों लिखा? तो इसलिए लिखा कि y का मान b है। y की मान यही तो लिखते हैं ना अपन, बिंदु x और y यही तो होता है। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, y बाद में आया तो बाद में लिख दिया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब मैंने ऊपर क्यों लिखा? ऊपर इसलिए लिखा कि पॉजिटिव है, नीचे चलते हैं तो किसमें आती है? नेगेटिव आ जाती है। इसलिए यहाँ का बिंदु जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ का बिंदु होगा 0, -b। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों यहाँ तक? ये सवाल 10 नंबर में पूछा जाता है एमएससी के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब इसके बाद नहीं बोलूंगा, अब देख लो आप अच्छे से, ठीक है, बार बार काम बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने दीर्घवृत्त बनाया, आपकी बुक में आप सुंदर बना सकते हैं, मेरे से जैसा बना वैसा मैंने बना दिया, ठीक है। मैं दोबारा साफ कर रहा था इसको, लेकिन आपने मना किया इसलिए नहीं किया। क्या मैं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छा लगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बिंदु सब कुछ निकाल लिया मैंने, x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, तो ये बिंदु आ गए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए मेरे भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास समीकरण क्या है, ये समीकरण है या नहीं? तो मैं सबसे पहले लिमिट कहाँ से चलेगी? तो आप बोलोगे 0 से x के लिए चला देना, 0 से a के लिए चला देना, और दूसरी लिमिट 0 से तो चलाओगे आप y की लिमिट, x की लिमिट 0 से चलेगी दोस्तों x a तक। y की लिमिट कहाँ से चलेगी? 0 से चलेगी। ये तो फर्स्ट समीकरण दे देना, या तो फिर केस दे देना फर्स्ट, और सेकंड केस दे देना y बराबर 0। 0 से कहाँ तक चलेगी? तो यहाँ से मान निकालेंगे। तो यहाँ से किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए निकालेंगे तो कैसे निकाले मेरे भाई? समस्या तो ये थी। अरे कुछ भी समस्या नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको तो एक काम करना है, इस पद को y की लिमिट निकालनी ना, तो इस पद को उधर ले जाओ, इस पद को क्या करो? उधर ले जाओ, इस पद को उधर ले जाओगे, या फिर इस पद को उधर ले जाओ। आप इस पद को उधर ले जाओगे तो इधर क्या बचेगा? y स्क्वायर b स्क्वायर बच जाएगा, और इधर माइनस का
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका लहर ले लो तो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा इन चीजों को मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ तक डायग्राम तक आप समझ जाओ इन चीजों को, ठीक है। डायग्राम आपके समझ में आ गया, हर चीज आपकी समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ जाऊँ। जी हाँ, देखिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब मैं आपके हर चीज एक तरफ से ही चलते हैं, ठीक है। ज्यादा फटाफटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हर चीज को आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलना, मैं आराम से आपको समझाऊंगा। मेरे पास दीर्घवृत्त की जो समीकरण थी, वो दीर्घवृत्त की समीकरण क्या थी? तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, ये होती है। इंग्लिश में बोले तो इली, मैंने नाम लेना नहीं आएगा इसका, इलिप्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से x की लिमिट क्या आई मेरे पास? तो x से 0, y की लिमिट क्या आई? तो x की लिमिट 0 से कहाँ तक चलेंगे दोस्तों? 0 से हम चलेंगे मेरे भाई a तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। y की लिमिट निकाल रहा था तो 0 से, y की लिमिट और दूसरी लिमिट यहाँ से निकालनी पड़ेगी मुझे, तो x y स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर में a, इसको उधर ले जाओ तो y स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसका लहर ले लो तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लहर लेना सबको आता है, इसके बटे में एक लगाओ, लहर ए स्क्वायर आएगा, इसको इसमें भाग देंगे, ए स्क्वायर आएगा, इसको एक से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है? वाई स्क्वायर बी स्क्वायर चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैं वाई बी स्क्वायर जो है इसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा नहीं होएगा? ये पूरा मान इस बी स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, आप बोलोगे जी हाँ। अब देखो दोस्तों, मैं इसका क्या करूँ? वाई का मान लाना है मुझे, तो वाई का वर्गमूल कर दो, इसका वर्गमूल तो ये तो स्क्वायर में हम जानते हैं मेरे भाई, ए स्क्वायर अंडर रूट में होता है तो ए आ जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब ये अंडर रूट के अंदर पूरा अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर, वर्गमूल लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो दोस्तों, ए और बी तो खाया जाएगा बाहर, ए बी अपॉन ए तो बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा? तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब वाई की लिमिट दूसरी क्या आ गई दोस्तों? ये आ गई अपने पास। तो क्या आई दूसरी? माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ी ना, यहाँ पर वाई की लिमिट क्या आई? बी अपॉन ए, अंडर रूट में क्या गया दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये लिमिट मेरे पास वाई की लिमिट आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना मेरे दोस्त, यहाँ तक तो दिक्कत। अब देखो दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा कि सम ऑफ अबाउट एलिमेंट, ठीक है। अब अपन को पता है दोस्तों, मैंने जो आपके लिए डायग्राम को फिर बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है, थोड़ा और समझाऊं आपको। इसमें जो चीज याद करनी थी वो क्या याद करना है अपन को? तो ये मैंने दीर्घवृत्त बनाया था दोस्तों, क्या गलत बनाया मैंने? ठीक है ना, यही बनाया था। इसका बिंदु 0, बी दिया, इसका बिंदु a, 0 दिया था, इसका बिंदु 0, माइनस का b था, इसका बिंदु माइनस का a, 0 था। अब मुझे क्षेत्रफल याद करना है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा था, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ये पूरा क्षेत्रफल। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका पूरे का क्षेत्रफल तो मैं डायरेक्ट याद नहीं कर सकता दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, और हर टीचर ने आपके लिए 12th में बताया होगा, 11वीं प्रश्नावली और बीएससी में भी। अपन क्या करेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। जैसे ही इस भाग का क्षेत्रफल याद करेंगे मेरे भाई, इस भाग का क्षेत्रफल याद करेंगे, अपन क्या करेंगे, कितने भाग है? 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर देंगे और चारों भागों का क्षेत्रफल आ जाएगा या नहीं। और 4 भाग का जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि पूरे दीर्घवृत्त का संपूर्ण टोटल क्षेत्रफल आ गया या नहीं। तो आप बोलोगे जी हाँ। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक भाग को लेता हूं, क्योंकि पूरे भाग का मैं क्षेत्रफल डायरेक्ट याद नहीं कर सकता दोस्तों। और क्षेत्रफल याद करने ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल याद नहीं किया जा सकता, उसका क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन समाकलन करते हैं। तो मैं समाकलन करूंगा, ये तो बात पक्की हो गई। और मैं समाकलन क्यों कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ गया कि इस आकृति का क्षेत्रफल याद करना डायरेक्ट कठिन है। तो मैं समाकलन करूंगा और एक छोटे से भाग को लूंगा, उसका क्षेत्रफल याद कर लूंगा और उसमें सारे भागों को जोड़ लूंगा। फिर 4 है भाग तो 4 से गुणा कर दूंगा, तो मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा या नहीं। तो आप बोलोगे जी हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं अलग पेन चेंज कर लेता हूं, इस भाग का क्षेत्रफल याद करूंगा। इस भाग का क्या करूंगा दोस्तों, क्षेत्रफल, मतलब ये जो भी भाग है मेरे पास, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल याद करूंगा। और 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है मेरे पास, तो 4 से क्या करूंगा दोस्तों, जो भी आएगा मान उसको इनटू कर दूंगा, जिसमें मेरे पास पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मेरे पास निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अक्ष का है तो dx है, ये किसके लिए है तो आप बोलोगे dy के लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना मेरे भाई। अब मैंने लिखा यहाँ पर सम ऑफ अबाउट एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, रो dx और dy,
डेल एक्स और डेल वाई। रो क्या होता है मैंने बता दिया आपके लिए, घनत्व होता है। अब घनत्व के मान कैसे निकालेंगे, तो इधर समझ लीजिए घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब आयतन। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, एम से, कैपिटल एम लिख दीजिए। आयतन भैया इसका आयतन निकालना, तो अपने पास यहां से यहां तक की सीमा क्या है, ए है, इधर क्या है, बी, और ये क्या बन रहा है अपने पास, ये इस प्रकार से क्या बन रहा है, एक वर्ती तो बन रहा है मेरे भाई। ये क्या बन रहा है अपने पास, ये दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का ही तो नाम आया, क्या आया, दीर्घवृत्त। और वर्त के लिए क्या लेते हैं, पाई ए आर। ये दोस्तों ये अपने पास घनत्व का मान आ गया, मतलब घनत्व की रो की जगह पर, घनत्व की जगह पर इस मान को रख, माफ कीजिएगा, बी आएगा, आर नहीं, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी। अब ये बी क्यों आया, तो आपके समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी ए, मतलब ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मुझे पूरे का याद करना है, इसलिए पाई वर्त है, तो पाई ए बी। ये क्षेत्रफल रो की जगह पर इससे रख देंगे। ठीक है, और इसका रो का सूत्र क्या होता है घनत्व का, तो मास अपॉन यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसका सूत्र होता है। यहाँ तक हमारे चीजें सारी समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों इसका क्या करेंगे, मोमेंटम इनर्शिया याद करेंगे, तो अबाउट, अच्छा सही से लिख दें आपके समझ में आ जाए, अबाउट। ठीक है दोस्तों, मोमेंटम इनर्शिया अबाउट, तो अपने पास क्या आ जाएगा। अब मेरे पास आप जान गए, आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि मैंने क्या क्या अभी तक लिखा है, क्या नहीं लिखा है, सब कुछ पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कर रहा हूँ, आपको ये चीज पता चल गई, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कर रहा हूँ। तो मैंने आपके लिए हर बार बताया है मेरे भाई, इस प्रकार से यहाँ पर समझाता हूँ। वाई स्क्वायर आपने 12th में पढ़ा होगा यार, ये प्रश्नावली भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर ये है, इसका प्रबल्य बनाना है, तो किस प्रकार बनाता था मैं, इसी प्रकार बनाता था ना, इसी प्रकार एक्स अक्ष पर तो बनाता था। तो ये एक्स अक्ष पर तो मैं प्रबल्य बना मेरे लिए, ये किस पर बना, एक्स अक्ष पर तो प्रबल्य बना, तो एक्स अक्ष पर बना तो क्या लूंगा, वाई स्क्वायर लूंगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ वाई स्क्वायर, बिल्कुल यही लोगे। ठीक है, तो मैं पहले वाई स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर एक्स स्क्वायर को भी आपके लिए समझाऊंगा, पूरे का याद कर रहा हूँ, तो आप तो आराम से देखते जाइए, मैं पूरे को समझाऊंगा आपके लिए। समाकलन का चिन्ह लगा सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ लगा सकते हैं। मोमेंटम याद कर, अब यहाँ से एक्स की लिमिट कितनी चलेगी, तो आप बोलोगे 0 चलेगी भाई साहब, और दूसरी बार यहाँ से 0 से ए तक चलेगी भाई साहब, बिल्कुल ये लिख रखी मैंने। और फिर y की लिमिट कहाँ से चलेगी, 0 से चलेगी। ठीक है, और कहाँ तक चलेगी, तो आप बोलोगे b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर तक चलेगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, रो आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, डेल वाई आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे किधर बना पर बोले, तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, अच्छा अब दिक्कत यह है दोस्तों कि आपने वाई स्क्वायर ही क्यों लिया। हाँ दोस्त, बिल्कुल सत्य का आपने, आप एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों, एक्स स्क्वायर लेकर भी आप इसे हल करोगे तब भी आंसर वही आएगा। मैं बाद में जैसे सवाल खत्म होएगा मैं इस बात पर जिक्र करूंगा, अभी इतना समझ लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों लिमिटें मैंने लिख दी, 0 से ए तो एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट 0 से बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इस सब को साफ करता हूँ, और इधर से आपको ये डायग्राम आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और इधर से आपको पूरे को मैं साफ कर देता हूँ, और इधर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इधर से समझते हैं। अब इधर क्या चल रहा है, मोमेंटम इनर्शिया चल रहा है इधर। तो इधर समाकलन का चिन्ह 0 से ए लिमिट चली थी, इधर क्या चली थी 0 से, मतलब एक्स बराबर लिख सकते हो, वाई बराबर भी लिख सकते हो आप चाहो तो, वाई स्क्वायर बी अपॉन ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, रो था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, डेल एक्स था और डेल वाई था। आप चाहो तो दोस्तों, तो मैंने बोला था उस डायग्राम के मुझे चारों भागों का क्षेत्रफल याद करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 4 से इंटू करूंगा। आप चाहो तो यहाँ पर 4 से इंटू कर सकते हो, अभी कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में भी करना है, अभी भी करना है, तो अभी कर लो ना, क्यों वेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अपन अभी इसको गुणा कर देते हैं 4 से। ठीक है दोस्तों, अब 4 से गुणा कर देंगे अभी इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से गुणा, आप चाहो तो वहां पर भी कर सकते हो, जहां पर मैंने लिखा था मोमेंटम अबाउट मैंने लिखा था दोस्तों, यहाँ पर समाकलन, ये दो समाकलन या 0 से इसकी चलाई थी बी, इस प्रकार से चलाई थी लिमिट, तो यहाँ पर भी फोर्सिंग इंटू आप चाहो तो कर सकते हैं दोस्तों, या फिर यहाँ पर कर लो। ठीक है, वहां पर भी कर सकते हो, आप लिख देना। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास रो सब कुछ आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये इसको रो को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 4 रो तो मैंने बाहर ले लिया, लिमिट को अच्छे से लिखता हूँ 0, और ये किसकी चल रही है, y बराबर 0 से, ये कहाँ तक चल रही है, बी अपॉन ए अंडर रूट
माफ कीजिएगा ए स्क्वायर, मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर भी देखो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर उल्टा लिखा मैंने ए और यहाँ पर आएगा एक्स, ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक ए तक चल रही है, ठीक है। और अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे वाई स्क्वायर बच गया, डेल एक्स बच गया, डी वाई बच गया। अब वाई के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। जिस बच्चे को समाकलन का सूत्र पता नहीं है, समाकलन का सूत्र नोट कर लीजिएगा। समाकलन क्या करते हैं दोस्तों, अपन समाकलन करते हैं तो घात में प्लस एक जोड़ते हैं और उसी का भाग दे देते हैं, जबकि अवकलन करते हैं तो घात में एक माइनस कम करते हैं और उसमें क्या करते हैं, गुणांक का गुणांक कर लेते हैं उसकी घात का, ठीक है। और इसमें समाकलन क्या करते हैं, इसके गुणांक का भाग देते हैं, जबकि अवकलन में गुणा करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 1 जोड़ेंगे तो n प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा n प्लस का 1, प्लस का c लिखते हैं लेकिन यहाँ पर c नहीं लिखेंगे क्योंकि अन्य से समाकलन आपने 11वीं प्रश्नावली पढ़ी होगी 12th में, वहां पर भी नहीं लिखते थे और यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में सबको, अच्छा माफ कीजिएगा इसको साफ नहीं कर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर y के सापेक्ष करेंगे, n का मान कितना है, तो आप बोलोगे 2 है ना मेरे दोस्त, तो n की जगह पर क्या रख देंगे 2 प्लस का 1 और क्या लिखेंगे 2 प्लस का 1, क्या हो जाएगा दोस्तों x की पावर 3/3। अब यहाँ पर x है मात्र, यहाँ पर y है, तो अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर रो तो चल ही रहा है समाकलन का चिन्ह, x से लिमिट 0 चल रही है a और इसकी लिमिट, इसका समाकलन कर दिया मैंने तो इसकी लिमिट रख दूंगा, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी y क्यूब और अपॉन में 3। कैसे आया समझ में आ गई, n है, n की जगह पर क्या n का मान रखेंगे, 2 है n का मान, तो n का मान यहाँ पर मान लीजिए अग्नेट सपोज कीजिए y है, तो y क्यूब अपॉन 3 तो आएगा, मैंने सही लिखा। तो आप बोलोगे जी हाँ, इधर क्या चल रहा है, डेल एक्स अभी है, डेल y के सापेक्ष किया है इसलिए डेल एक्स बच रहा है अभी। यहाँ पर 0 से लिमिट क्या है, b अपॉन ए, अंडर रूट क्या है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करें दोस्तों, तो आप बोलोगे लिमिट रख दो, लिमिट का मान रख दो, तो यहाँ पर क्या है 0 से ए तक तो लिमिट चल रही है, इसका मान रख दो। तो सबसे पहले इसको रखेंगे y की जगह पर 1/3, 1/3 है, 3 को मैं बाहर ले लूँ दोस्तों, आप बोलोगे जी हाँ, तो 3 4/3 कर दिया मैंने, 1/3 जो था इसको बाहर ले लिया, y का मान रखेंगे तो यहाँ पर इसको रखो, तो क्या हो जाएगा b अपॉन ए का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब, इस मान का क्यूब होगा पूरे का, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और क्या है अंडर रूट, अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/2 और अपने पास क्या है क्यूब है, तो क्यूब तो लग ही रहा है ना मेरे भाई। तो आप तो एक काम करो, आपके समझ में नहीं आएगा ये चीज, मैं तो एक काम करता हूँ, आ भी सकती है दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के, लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ इसके ऊपर क्यूब ही लिख लेता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। फिर माइनस का चिन्ह, अब 0 को लिमिट को रखेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इधर क्या चल रहा है डेल एक्स। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या, आप बोलोगे जी हाँ यहाँ तक तो आ गई सारी चीजें। अब देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 10 नंबर में आता है, मैंने पहले बोला था कि अब नहीं बोलूंगा लेकिन फिर बोल दिया मैंने एक बार, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार का मैं कि आप इसको अच्छे से देख जाना, ठीक है। यहाँ पर समाकलन का चिन्ह x से 0 एक लिमिट बच रही है, इसका मान किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बाहर ले लो तो b क्यूब ए क्यूब होएगा या नहीं, आप बोलोगे जी हाँ ये तो आसान था। यहाँ पर देखो दोस्तों इसको समझ लो, इधर समझाता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है क्यूब, आप जानते हो अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर तो क्यूब पहले से 1/2 क्या है अंडर रूट, इस अंडर रूट को हटा दो तो 1/2 लिखोगे ना, और साफ साफ लिखता हूँ 1/2 साफ साफ ही लिखा था और 3 क्यूब लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे ए क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 3/2 आ जाएगा दोस्त, इसमें कौन सी दिक्कत है, क्या मैंने गलत लिखा, तो आप बोलोगे जी हाँ। और ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप बहुत सारे होशियार मेरे दोस्त होंगे वो बोलेंगे कि हम तो ऐसे लिखना चाहेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आधार समान है, आधार समान होती घाती जुड़ती है, प्लस 1 जोड़ दो 3/2 हो जाएगी वापिस, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी प्रकार लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो अब मैं लिख दूँ 3/2, तो आप बोलोगे जी हाँ 3/2 लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा 3/2, मैंने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा एक्स क्यूब लिख दिया था और डी एक्स। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना मेरे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, तो अभी एक काम करते हैं, इसका समाकलन करेंगे वापिस इसका, तो इसका डायरेक्ट तो समाकलन कर नहीं सकते, एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर चल रहा है मोमेंटम इनर्शिया और यहाँ पर 4/3 और मैं क्या करता हूँ दोस्तों बी क्यूब और ए क्यूब को बाहर ले लेता हूँ, रो समाकलन का चिन्ह x से 0 और ये तक लिमिट चलेगी। अब अंदर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। अब क्या इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ऐसी स्थिति अपने 12th में समाकलन पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे और फाइनल में भी आपने शायद नहीं पढ़े लेकिन सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे आपने, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, अपन समाकलन करते हैं। मैंने बीएससी 12वीं पढ़ाता हूँ, मैं 12वीं पे इसी चैनल पर बीएससी पढ़ाता हूँ और एमएससी पढ़ाता हूँ। ये जिक्र मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था, फिर बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है। दोस्तों के साथ आप शेयर कर देना दोस्तों। और एक बात कर दूँ दोस्तों आपसे, प्लीज मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे दोस्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, कर दिया करो दोस्तों, इसमें किसी का कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अपने पास क्या है कि इसका करना। तो यहाँ पर मैं एक दो चीजें बताता हूँ आपके लिए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इस प्रकार से जब भी आपके पास आ जाए ना, तो आप याद रखो, जब माइनस आ जाएगा तो अपन कोस थीटा या फिर साइन थीटा मानेंगे। माइनस आ गया तो क्या मानेंगे, कोस थीटा या फिर साइन थीटा मान कर ही करेंगे। और यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो टेन थीटा और कोट थीटा मानेंगे। टेन थीटा और क्या मानेंगे, कोट थीटा। मतलब कुल मिला की बात ये हुई कि यदि मेरे पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कोस थीटा या साइन थीटा मानूंगा। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, तभी मैं कोस थीटा और साइन थीटा ही मानूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर या टेन थीटा या फिर कोट थीटा मानूंगा। या फिर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा, तभी मैं टेन थीटा और कोट थीटा मानूंगा। यहाँ पर क्या है, मेरे पास माइनस का है, तो मैं क्या मानूंगा, अब आपको पता चल गया। हमेशा ही याद रखना दोस्तों इस चीज को, यही मानेंगे तभी अपना सवाल होएगा, ठीक है, आसान हो जाता है। फिर लेट, लेट बराबर मैंने मान लिया, क्या मानेंगे दोस्तों, आपको पता चल ही गया ना क्या मानेंगे। तो आपको पता है, या तो कोस मान लो या साइन मान लो। तो देखो दोस्तों, x बराबर मैंने मान लिया ए साइन थीटा, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। इसका अवकलन कर दो तो डी एक्स के सापेक्ष करेंगे, लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिफरेंशियल अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष, t के सापेक्ष नहीं मेरे भाई, x के सापेक्ष, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये तो अच्छा साइन थीटा का क्या होता है, तो आप बोलोगे कोस थीटा होता है मेरे दोस्त, कोस थीटा। और डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना, सारी चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो dx की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, तो dx की जगह पर आप बोलोगे इस पूरे मान को रख दो मेरे दोस्त। dx की जगह पर a cos थीटा d थीटा को रख सकते हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे, तो x की जगह पर आप बोलोगे a sin थीटा रख दो। x की जगह पर क्या रखेंगे, a sin थीटा। x स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं रखता हूँ इन मानों को और आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो मेरे मित्र, किसी बात का कोई बुरा मत माना करो दोस्तों, ठीक है। वो तो आपकी इच्छा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मेरा फर्ज है, मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। x बराबर क्या है, 0, ठीक है। और यहाँ से 0 से a तक लिमिट चल रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर है, x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। dx का मान क्या है, तो dx का मान है a cos थीटा और डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होता है मेरे भाई, और प्लस में होता है, ठीक है। समाकलन करते तो माइनस में हो जाता। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे 4/3 और यहाँ पर बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये जो है दोस्तों, इसको भी इधर पटक लो बाहर, वो चल ही रहा है दोस्तों। यहाँ से लिमिट्स है 0 से अच्छा माफ कीजिएगा, मैंने लिमिट चेंज नहीं की, लिमिट को चेंज कर देता हूँ मैं इधर साइड में, ठीक है। एक्स की लिमिट क्या रखोगे, सबसे पहले 0 रख लो। तो मेरे भाई ए को इधर ले जाओ, ये साइन थीटा, ए को इधर ले जाओ तो 0। साइन 0 का मान कितना होता है, आप बोलोगे 0 ही तो होता है, तो मतलब 0 पर लिमिट क्या आएगी, थीटा की 0 आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है मेरे पास ए, तो ए को इधर ले लो तो साइन थीटा, ए से ए कट जाएगा, 1 बचेगा, तो साइन थीटा का मान 1 का क्या होता है, π/2। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा मुझे, यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, इसलिए लिमिट चेंज मैंने करना भूल गया, मैंने आपके लिए बता दी π/2 मतलब 90। 1 का साइन 1 कितने पर होता है, तो आप बोलोगे साइन जो 90 डिग्री होता है उसका मान 1 होता है या नहीं होता है। तो साइन थीटा 1, साइन 1 का मान कितना होगा 90, और 90 को कैसे लिख सकते हैं, π/2, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180/2 तो 90 आ गया दोस्तों, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। लिमिट मैंने रख दी, लिमिट नहीं रखी थी इसलिए मैं भूल गया था लिमिट को, कोई बात नहीं है, लिमिट मैंने रख दी और फिर भी समझ नहीं आया हो तो फिर मैं लिमिट को रखकर बता रहा हूँ। मैंने माना x बराबर a साइन थीटा, आपके कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। x की लिमिट क्या है, सबसे पहले 0, तो 0 रखो। अब साइन 0 का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, मतलब 0 की लिमिट 0 से चलेगी। फिर इस बार दूसरी लिमिट क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे दूसरी लिमिट a है 0 से a तक, तो यहाँ पर a रखेंगे।
ए से ए कट गया तो क्या आया, 1 आया। साइन 1 का मान कितने पर होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो π/2 लिख सकते हैं। तो लिमिट क्या चलेगी, π/2 चलेगी। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। मैं लिमिट रखना भूल गया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। और मैं एक चीज और भूल गया, उसके लिए मुझे क्षमा करें। 3/2 चल रहा है मेरे भाई, 3/2 चल रहा है और 3/2 चल रहा है, इसी को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। याद रखो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर कितना आएगा, 3/2। ये 3/2 इसके पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये तो इसी के साथ आएगा। मैं साफ साफ लिखता हूँ, उधर ही लिखता हूँ, आपको उधर ही समझाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ तक साफ कर देता हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बस अपना आंसर आ जाएगा अगली स्टेप में, ठीक है। मैंने बहुत सारे सूत्र, मोमेंटम इधर चल रहा है 4/3 चल रहा है, b³ चल रहा है, ए आ गया, रो आ गया, लिमिट चल रही है x से 0 और π/2। और क्या है अपने पास अंदर, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा, तो ए स्क्वायर को कॉमन और इसके ऊपर 3/2। अंदर क्या बचा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर 3/2। किसी को कोई दिक्कत, और यहाँ पर क्या है कोस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त, नहीं है ना बिल्कुल भी। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर काटना चाहो तो काट सकते हो आप। अच्छा इसको काट लो पहले तो। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कोष्टक में आप हमेशा याद रखना, एक चीज आपको पता नहीं हो तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये चीजें पता नहीं हो तो याद रखना दोस्तों, जिंदगी में बहुत काम आती है। अपन को यही पता नहीं रहता, एमएससी में आ गए अपन, ये दोनों चीजें क्या बराबर होती है दोस्तों, ये दोनों चीजें, दोनों मान क्या बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते दोस्तों। जब कोष्टक लगा रहता है ना, तो अंदर वाली चीज बाहर वाली चीज अंदर वाली से गुणा होती है, और जब कोष्टक नहीं लगा होता है तो वर्ग करते आते हैं अपन इधर से, ठीक है। एक उदाहरण देके मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 3 है और इसके बाहर 4 है, ठीक है। और इधर भी सेम टू सेम 2, 3 और फिर 4 है। तो अपन क्या, ये दोनों मान बराबर नहीं होते दोस्तों, इसको पहले इससे गुणा कर लेंगे, तो 3 × 4 करेंगे तो मतलब कितना आएगा, 12। 12 का वर्ग करेंगे, इधर क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे 4 बार, तो कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 81 आ जाएगा। और 81 का 2 और 12 का 2 क्या दोनों बराबर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये दोनों मान कभी भी बराबर नहीं होता, वो अंदर गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, वो चीज समझाना चाहता हूँ, वो समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर और यहाँ पर ये अंदर आएगा, मतलब कोष्टक के बाहर है तो अंदर आएगा, तो इंटू 3/2 ये कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, a³ बच जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ a³। और एक सौर समीकरण को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1। ये सौर समीकरण 10वीं में पढ़ ली होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन को उधर ले जाओ तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या रख देंगे, a³। ये चीजें समझ में आ गई आपके, तो आप बोलोगे जी हाँ ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, 4/3 चल रहा है, b³ चल रहा है, a³ चल रहा है, ये चल रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, अभी मैंने समझा दिया। तो a³ को बाहर तक लो, रो चल ही रहा है, समाकलन कहाँ तक चल रहा है, 0 तक, और कहाँ तक चल रहा है, π/2 तक, 0 से π/2। और यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे ये तो मैंने बाहर पढ़ लिया है a³, यहाँ पर ये बचा, इसका मतलब क्या होगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर भी क्या है 3/2। और यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, कोस थीटा और डी थीटा, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो ये भी कोष्टक लग रहा है, तो ये भी अंदर क्या होगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इंटू 3/2। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, तो आप बोलोगे कोस की पावर क्यूब बच जाएगा। कोस की पावर क्या बच जाएगा दोस्तों, क्यूब। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। ये अंदर गुणा होगा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो कुछ न कुछ कट रहा हो उसको काट लो, a³ से a³ कट गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, a³ से a³ कट जाएगा, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर क्या है b³ और ये बच गया दोस्तों, रो चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x से 0 तो लिमिट आ जाएगी, π/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, तो आप बोलोगे थीटा की पावर 3, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, थीटा, और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगी समीकरण, तो यहाँ पर बन जाएगी दोस्तों 4b³ a, रो का मान मैं अभी रख दूंगा, अगली स्टेप में आप विश्वास काटिए दोस्तों। और मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है उसके दिमाग में आ गया होगा कि इसका समाकलन मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट, किस प्रकार से इसके सूत्र होते हैं दोस्तों, नोट कर लेना। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो बच्चा नोट कर सकता है, ठीक है। साइन एन थीटा डी थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, और एक और लिखा था मैंने 0 से π/2। यदि कोस के लिए पूछ ले, कोस एन थीटा,
एन का मतलब है एन की कितनी भी वैल्यू रख दो आप, 1 से 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 1000 1500 जितनी भी लिखना चाहो रख सकते हो। 0 से π/2 उसकी लिमिट होनी चाहिए, परंतु ये शर्त है 0 से π/2, और साइन या कोस भी होना चाहिए, ठीक है, साइन या कोस। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है n माइनस का 1 अपॉन n माइनस का 3 अपॉन n माइनस का 1 डॉट 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 π/2 और k लिख सकते हैं अपन, k या फिर π/2, k π/2 मत लिखो, k लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र होता है दोस्तों। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जिसको ये पता नहीं है, वो सूत्र को नोट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कोस के लिए मैं सूत्र लगा सकता हूँ क्या, 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट है, कोस है, कोस मिल गया, साइन मिल जाता तब भी लगा देता, डी थीटा मिल गया। अच्छा, n का मान कितना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे n का मान 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं अभी सूत्र को लगाता हूँ इधर साफ करके, आपको इधर से ही बताता हूँ, और मैं रो की भी वैल्यू रख दूंगा। आपने इसमें शॉर्ट लिया होगा, शुरुआत में मैंने बताया था घनत्व कि रो का मान अपने पास क्या है, ठीक है। तो उस मान को भी मैं आपके लिए रख दूंगा अभी। तो यहाँ पर रख देते हैं अपन, रो का मान मैंने बताया था आपके लिए, घनत्व का मान जो अपने पास आया था, मास यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसका सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होता है, द्रव्यमान को अपन व्यक्त करते हैं m से, ठीक है, और आयतन जो आया था π/ab आया था दोस्तों अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर रो का मान लिख देंगे अपन, तो 4/3 और b³ a चल रहा है, रो का मान क्या है वहां से रख दो, तो m/π/ab आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, इसको डायरेक्ट इस सूत्र को लगाएंगे, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 4, n की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो 4 रख देंगे। तो डायरेक्ट इसका सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों, अपने सही लिखा है सब कुछ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 माइनस का 1 अपॉन क्या जाएगा दोस्तों, 4 n की जगह पर, फिर क्या आएगा 4 माइनस का 3 अपॉन क्या जाएगा 4 माइनस का 1 डॉट, यहाँ पर लिख देना π/2। π/2 हमेशा लिखना है दोस्तों, जब भी अपन इस सूत्र का उपयोग करेंगे, साइन और कोस के लिए उपयोग करेंगे, तो लास्ट में अपन को π/2 लिखना है। अच्छा, एक बात और याद रखना दोस्तों, क्योंकि जब भी आपको याद रखना, यदि मान लीजिए 1 मिनट सपोज कीजिए, कोस की पावर यहाँ पर तो 4 थी, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कोस की पावर 2 आ जाती, तो क्या इसको वैल्यू को रखते आप, बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर माफ कीजिएगा 2 आ जाती, तो यहाँ पर रखते आप, तो क्या था माइनस का 3 बच जाता, और 2 में से 1 काट देते, क्या बता 1, तो माइनस का 1/1 बचता, ठीक है, माइनस का बचता, ठीक है। तो इसलिए उसको नहीं रखेंगे। और ये 1 आती है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आती, तो इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते थे अपन, लेकिन 2 आएगी ना 2, तो अपन इसको इस पद तक बिल्कुल नहीं जाना है दोस्तों। जब भी कोस स्क्वायर आएगा तो इस पद तक बिल्कुल भी नहीं जाएंगे मेरे भाई। अपन जब भी 3 आएगा तभी इस पद 4 आएगा ना, तब भी 3 आएगा तब भी इस पद तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से अधिक संख्या जब कोस के ऊपर आएगी तभी अपन इस पद तक जाएंगे, नहीं तो इस पद तक नहीं जाएंगे। यदि अपने पास कोस स्क्वायर ही थीटा ही आ जाएगा तो अपन इस पद पर ही करेंगे। तो यहाँ पर n का मान 1 और नीचे भी 1 और π/2 तो अपन को लिखना है, तो क्या बचेगा 1/2 π/2। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कोस थीटा का, क्या आ जाएगा π/4, 2 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि अब अपने पास कोस स्क्वायर आएगा तो इस पद तक नहीं जाएंगे, इस पद पर ही रखेंगे n का मान और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तब भी यहाँ तक ही रहेंगे, ठीक है। और यदि 4 आ जाएगा तो अपन दोनों पदों को ही देंगे, और π/2 तो अपन को पीछे लिखना है। लिमिट शर्त है कि लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2 के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर अपन b³ है दोस्तों, यहाँ पर b को काट दो, ये से a को काट दो, तो क्या बचेगा 4/3, और यहाँ पर क्या आ गया b² आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया m। यहाँ पर देखो दोस्तों 4 में से गया तो आप बोलोगे 3/4 बच गया। इधर क्या बचेगा दोस्तों, तो इधर भी आप बोलोगे 3/4, इधर बचेगा 1/4 में से गया तो 3, और यहाँ पर क्या गया π/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, ये सारा मान इंटू में ही दोस्तों, 2 से 4 कितनी बार 2 बार, तो देखो दोस्तों ऊपर क्या बचा 2, यहाँ पर क्या है b, m आ गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा अपने पास पाई आ रहा है, ठीक है। पाई को पाई से भी काटना चाहते हो तो काट दो, ये पाई चल रहा है अपने पास, ठीक है। इधर पाई है अपने पास, ये रहा पाई, ठीक है। आप काटना चाहो तो अभी काट देंगे इस सिस्टम में। और यहाँ पर क्या जाएगा 12 आएगा या नहीं, यहाँ पर 12 आएगा या नहीं, 3 को 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 12, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास 1, यहाँ पर क्या आएगा 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर π/2 था, यहाँ पर 4/3 चल रहा था अपने पास, 3 से 3 कट गया दोस्तों, 2 से, या फिर आप चाहो तो 4 से डायरेक्ट 4 से 4 भी काट सकते थे, मैंने में से काट लिया तो 12 आ गया। देखो दोस्तों पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, तो आप बोलोगे m/6 आ गया। नीचे क्या बचेगा दोस्तों 6 बार कटेगा 2 से, ठीक है। ऊपर क्या बचा तो b² बच गया। क्या ये मान नहीं बचेगा दोस्तों,
बिल्कुल यही मान बचेगा ना दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, अपने पास ये मान बच जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या हुआ दोस्तों, ये मान बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n-1 अपन से एक मिस्टेक हो गई शायद उस सूत्र में। अपने पास जो सूत्र होता था वो सूत्र ये नहीं होता दोस्तों, π/2 से लिमिट जो चलती है अपनी n sin थीटा के लिए d थीटा, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो सूत्र होता है यही कोस में चलता है अपने लिए। ठीक है, कोस n थीटा और d थीटा, इन दोनों का जो सूत्र होता है दोस्तों n-1 से n होता है n-3 से n-2 के लिए चलता है दोस्तों। और ये सूत्र होता है दोस्तों, इसको नोट कर लेना, माफ कीजिएगा वो गलती मेरे से हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब n का मान रखिए, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2। मिस्टेक वो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है, आप उसको सुधार लेना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा 2, अब 2 में 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब 2 बचेंगे दोस्तों। ठीक है, आपकी चीज समझ में आ गई। अब क्या करते हैं दोस्तों, अपन दो को मतलब 4 को ही 4 से काट देते हैं। ठीक है, 4 से 4 को काट दिया, क्या बचा 2 ही बचा ना यहाँ पर, तो ठीक है ना दोस्तों, 2 बच गया ना यहाँ पर, तो 4 को 4 से काट दिया और इसको इससे काट दिया, और यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास 2 चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों 2, इसको मैं स्टेप को वापिस ही लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ वापिस। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये सूत्र होता है अपने पास, वो सूत्र मैंने यहाँ पर 1 लिख रखा था, वो सूत्र नहीं होता, ये सूत्र होता है दोस्तों n-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखा तो 4/3 आ गया, ये कट गया था सब। यहाँ पर क्या बचा b², यहाँ पर क्या बचा m, पाई से पाई को काट दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 3/4, यहाँ पर क्या बचा 1/2, और क्या बचा 1/2। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या गया 1/2 को 2 से करेंगे तो 4, और m/b², b², ये क्या गया मोमेंटम आ गया दोस्तों अपने पास। ये किसके लिए आया, तो ये आया दोस्तों अपने लिए x अक्ष के लिए। किसके लिए आया, ये x अक्ष के लिए। ठीक है, ये किसके लिए आया दोस्तों, x अक्ष के लिए। अब अपन को क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि आप y² की जगह पर आप x² मानकर भी इस सवाल को कर सकते हो, ये बोला था मैंने। ठीक है, तो x² मानकर करोगे तो अभी तो पूरा क्षेत्रफल थोड़ी ना आया दोस्तों अपने पास। क्यों नहीं आया, उसका रीजन है क्योंकि अपन ने अभी तो y² का ही क्षेत्रफल याद किया था, अब x² का भी याद करेंगे। तो x² जब मान करके अपन याद करेंगे तो अपने पास एक ही चीज चेंज होगी दोस्तों, ये चीज चेंज होगी। तो अपन x² के लिए आया तो y² के लिए x अक्ष के लिए अभी अपने पास मान आ गया, तो y अक्ष के लिए जो मान लाएंगे वो अपने पास ये आ जाएगा 1/4 m ये स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। बस इतना ही चेंज, मतलब यहाँ पर b² आया तो y अक्ष के लिए a² आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए a x अक्ष प्लस का a y अक्ष। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 m a² प्लस का 1/4 m b², इन दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 1/4 तो कॉमन, m भी कॉमन, a² माइनस का b², ये आपका आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है, जो कि राइट आंसर है। माफ कीजिएगा ये गलती हुई थी, उसको सुधार लेना, हो सकता है फर्स्ट पार्ट में भी हो गई हो, मेरे को गलत ध्यान रह गया सूत्र। ठीक है, वो गामा वाला याद रह गया इसलिए। तो यहाँ पर n-2 है, यहाँ पर n-1/n है, n-3 में n-2 है, डॉट के तक ये सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऐसे अपन इन दोनों के सूत्रों का, इन दोनों के सूत्र होते हैं कोस और n के लिए 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर अपना आ चुका है, ये एक दीर्घवृत्त का संपूर्ण का क्षेत्रफल अपने याद कर लिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ, अगले सवाल के साथ। ठीक है दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए।